Good morning, students. This is the lecture 4 on water, in which we will study softening methods. Now, there are different softening methods like zeolite process, ion exchange process, and lime soda process. So, in this lecture, we are going to study the lime soda process. Now, here it is very important that lime soda process is an external treatment process. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी को बॉयलर के बाहर ट्रीट किया जाता है। लेक्चर 3 में हमने इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड्स पढ़े थे और ये वाला जो मेथड है ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। इंटरनल ट्रीटमेंट में पानी को बॉयलर के अंदर ट्रीट किया जाता है और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में बाहर पहले सॉफ्ट किया जाता है फिर बॉयलर में डाला जाता है। तो इसमें लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइम सोडा प्रोसेस। बाकी जियोलाइट और आयन एक्सचेंज प्रोसेस हम दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब लाइम क्या होता है? व्हाट इज़ लाइम? लाइम इज़ नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So we add lime and we add soda, which is Na2CO3. So we add calculated quantities of lime and soda. Calculated quantity of lime and soda से मतलब है कि पहले वाटर सैंपल को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करके उसमें निकाला जाता है कि उसमें कौन कौन सी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं और उनको कितने लाइम और कितने सोडा की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो कैलकुलेट करके फिर लाइम एंड सोडा को डाला जाता है। फिर लाइम और सोडा जो होगा वो हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करेगा, जो कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, उन सब से रिएक्ट करके दो चीज़ें बनाता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होते हैं और इसे स्लज कहा जाता है। तो ये स्लज क्या होता है? ग्रेजुअली नीचे सेटल हो जाता है और सेटल होने के बाद इसे फिल्टर किया जाता है और जो पानी हमें मिलता है दैट इज़ सॉफ्ट वाटर। अब लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है? ये इंटरमिटेंट हो सकता है। इंटरमिटेंट यानी कि आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर नहीं मिलती है, रुक रुक के मिलती है। और दूसरा लाइम सोडा प्रोसेस कंटिन्यूस हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं और इंटरमिटेंट है तो इट इज़ कोल्ड इंटरमिटेंट लाइम सोडा प्रोसेस. If you are using hot water and intermittent, then it is hot intermittent lime soda process. Similarly, you can have cold continuous lime soda process and hot continuous lime soda process. लाइम सोडा प्रोसेस की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारा स्लज प्रोड्यूस होता है और उस स्लज को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम इसे घर में या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक लेमैन के लिए ये कैलकुलेट करना संभव नहीं है कि कितना लाइम चाहिए और कितना सोडा चाहिए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो ये कोल्ड या हॉट इंटरमिटेंट लाइम सोडा प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑब्सोलीट है, यानी कि ये आज की तारीख में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। इसमें क्या है? एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और उस सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर एक मैकेनिकल स्टरर है। इस कंटेनर के ऊपर दो इनलेट्स हैं। एक इनलेट से हम लाइम, सोडा और कोएगुलेंट्स डालते हैं। कोएगुलेंट्स क्या है? जैसे फिटकरी है, ताकि वो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो आसानी से सेटल हो जाए। और दूसरा जो इनलेट है उससे हम रॉ वाटर डालते हैं। रॉ वाटर का मतलब है हार्ड वाटर, ठीक है। जब रॉ वाटर लाइम, सोडा और कोएगुलेंट से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्लज बनेगा, जो कि अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी यहाँ नीचे सेटल हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर ऊपर राइज करेगा और सॉफ्ट वाटर ऊपर एक आउटलेट से कलेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारा स्लज का आउटलेट यहाँ नीचे है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारा स्लज इकट्ठा हो जाता है और इस सॉफ्ट वाटर के साथ स्लज बाहर आने लग जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? इस प्रोसेस को रोकना पड़ता है और ये सारा स्लज हमें रिमूव करना पड़ता है और फिर इस प्रोसेस को वापस चालू करना पड़ता है।
तो इस प्रोसेस में हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई पानी का नहीं मिल पाता है, सॉफ्ट वाटर का, इसलिए हम इसे इंटरमिटेंट प्रोसेस कहते हैं. सिंस यू आर यूजिंग कोल्ड वाटर, इट इज़ कोल्ड इंटरमिटेंट प्रोसेस. इसी में यदि आप हीटिंग रॉड्स लगा देते हैं, कोई हीटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये हॉट इंटरमिटेंट लाइम सोडा प्रोसेस बन जाएगा. लेट मी रिपीट वंस अगेन कि ये प्रोसेस ऑब्सोलीट है और इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है. तो हमें क्या चाहिए, हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर चाहिए, और उस कंटिन्यूस सप्लाई के लिए हम कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस यूज़ करते हैं और दूसरा हॉट कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस यूज़ करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट स्टडी द कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस. ये कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं. आप इमेजिन करिए एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है. तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये LS है, तो इसलिए आपको अंदर का सिलेंडर भी दिख रहा है और बाहर का भी दिख रहा है. तो जो अंदर का सिलेंडर है वो रिएक्शन चेम्बर है जो कि ऊपर से खुला हुआ है. तो ऊपर इसमें 2 इनलेट हैं, एक में हम केमिकल्स डालते हैं. केमिकल्स कौन से होते हैं, वही लाइम सोडा और कोएगुलेंट्स. और जो आउटर चेम्बर है वहाँ पर स्लज कलेक्ट होता है. इस इनर चेम्बर के अंदर स्टरर है. स्टरर का पर्पस क्या है कि लाइम सोडा और जो रॉ वाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. तो एक इनलेट से आपने केमिकल डाला, दूसरे इनलेट से आप रॉ वाटर या हार्ड वाटर डालेंगे, वो फिर स्टरर चलता रहेगा, सारा मिक्सिंग होगा. क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. अब वो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण यहाँ सेटल हो जाएगा, यू कैन सी हियर. और यहाँ ये आउटलेट है, इसको हम खोल के इस स्लज को रिमूव कर सकते हैं. अब सिंस ये यहाँ से बंद है तो जो सॉफ्ट वाटर है वो राइज़ करेगा. जब सॉफ्ट वाटर राइज़ करेगा तो उसके साथ संभव है कि थोड़े बहुत स्लज पार्टिकल्स भी आ जाए. तो उन स्लज पार्टिकल्स को रोकने के लिए यहाँ फिल्टरिंग मीडिया लगाया जाता है, जो कि क्या है, जो कि ग्लास वुल है. तो ये जो भी स्लज इस सॉफ्ट वाटर के साथ आता है वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा ग्लास वुल के अंदर और हमें यहाँ पर सॉफ्ट वाटर मिलेगा. अब इस प्रोसेस में आप देखिए कि आपको कहीं भी इस प्रोसेस को रोकने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको हमेशा एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर मिलेगा. इसीलिए इसको कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है. तो अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें जो पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था कि कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम सोडा एंड कोएगुलेंट्स इनर चेम्बर में डाला जाता है, कंटिन्यूस उसको स्टर किया जाता है, रिएक्शन होगा, सॉफ्ट वाटर बनेगा, स्लज सेटल हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर राइज होगा और जो ग्लास वुल है उससे जो ट्रेसेस ऑफ स्लज है वो रिमूव हो जाएंगे और सॉफ्ट वाटर को हम ऊपर से कलेक्ट करेंगे. स्लज को धीरे धीरे नीचे से कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. इस प्रोसेस का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि इससे 100% हार्डनेस रिमूव नहीं होती है और जो हार्डनेस बच जाती है उसे हम रेजिड्यूअल हार्डनेस कहते हैं. और इस प्रोसेस में जो रेजिड्यूअल हार्डनेस है वो करीब 60 ppm होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है बॉयलर के हिसाब से. इसलिए जो कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस से हमें पानी मिलता है उसे हम बॉयलर में इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो अब हम एक बेटर टेक्निक डिवाइस करेंगे विच इज़ अ हॉट कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस. जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हॉट वाटर यूज़ किया जाता है. अब हॉट वाटर यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं. जो टेम्परेचर यहाँ इनलेट वाटर का है दैट इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड. हॉट वाटर यूज़ करने के कई फ़ायदे हैं कि एक तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. तो जहाँ लाइम सोडा प्रोसेस में 1 घंटा लगता था वहाँ 10-15 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कोर्स बनता है, तो वो आराम से सेटल हो जाता है. तो इस प्रोसेस में आपको कोएगुलेंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये प्रोसेस सस्ता हो जाता है. अब इस प्रोसेस में भी इस प्रोसेस में हम एक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ़िल्टर यूज़ करते हैं. तो वहाँ पे हमने ग्लास वुल यूज़ किया था, यहाँ पे हम सैंड फ़िल्टर यूज़ करते हैं. अब इस प्रोसेस में भी क्या है कि एक तो कोनिकल रिएक्शन चेम्बर है, वहाँ पे रिएक्शन चेम्बर सिलेंड्रिकल था, यहाँ कोनिकल है.
ताकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएजेंट्स एंड वाटर इंक्रीजेस, तो वो जो रिएजेंट्स हैं वो ज़्यादा टाइम वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, एज अ रिज़ल्ट रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। जो आउटर है वो सेडिमेंटेशन टैंक है जहाँ पे कि स्लज सेटल होता है, और फिर जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपका सैंड फिल्टर है। तो आप देख सकते हैं कि जो रॉ वाटर है वो अपर एंड से स्प्रिंकल किया जाता है और यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम आती है। तो जब ये रॉ वाटर स्टीम के कांटेक्ट में आएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 80 से 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन चेम्बर है इसके अंदर हमने लाइम और सोडा डाला हुआ है, तो ये जो हॉट वाटर है लाइम सोडा से रिएक्ट करेगा, वापस वही कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि नीचे सेटल हो जाएगा। जो सॉफ्ट वाटर है दैट विल राइज अप, और ये सॉफ्ट वाटर फिर सैंड फिल्टर से पास होता है। सैंड फिल्टर में क्या होता है कि जो सैंड की लेयर्स होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज होती है। तो सबसे ऊपर सिल्ट होता है, उसके बाद फाइन सैंड, फिर कोर्स सैंड, फिर ग्रेवल। तो जैसे जैसे ये पास होगा यदि कोई भी स्लज पार्टिकल्स आ गए हैं तो वो यहाँ पर रुक जाएंगे और आपको सॉफ्ट वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कोल्ड कंटिन्यूस लाइम सोडा प्रोसेस में था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर मिलता है। आपको कहीं भी प्रोसेस को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के कंपैरिजन में फास्ट होता है। तो जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में घंटों लगते हैं वो यहाँ 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ कोएगुलेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ केमिकल्स की कम क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। कारण ये कि गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और H2S एक्सपेल आउट हो जाती हैं, और ये जो गैसेस हैं जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम कंज्यूम करती है, सल्फर H2S है वो लाइम और सोडा दोनों कंज्यूम करती है। अब जब ये चीज़ें एस्केप आउट हो जाएंगी तो लाइम एंड सोडा का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो ये प्रोसेस चीप हो जाता है। पानी की विस्कोसिटी कम हो जाती है तो फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है। रेजिडुअल हार्डनेस जो कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 60 ppm थी वो यहाँ 15 से 30 ppm हो रह जाती है, यानी कि पानी की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जो हार्डनेस है और कम हो जाती है। तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो लार्ज होता है, कोर्स होता है, उसको आसानी से फ़िल्टर किया जा सकता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ते केमिकल्स चाहिए, लाइम भी सस्ता है सोडा भी सस्ता है, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। अब लाइम भी अल्कलाइन है, सोडा भी अल्कलाइन है, तो जो pH है ट्रीटेड वाटर का वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो ग्रेटर देन 7 होने के कारण क्या होगा कि करोजन टेंडेंसी कम हो जाती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। और एक और फ़ायदा जो इस प्रोसेस का है कि ना सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव करता है, ये आयरन मैंगनीज और दूसरी डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव करता है। इसका डीमेरिट्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, केयरफुल एंड स्किल्ड सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड। एक लेमैन इसको यूज़ नहीं कर सकता है, घर में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था स्लज बनता है बहुत सारा जिसको डिस्पोज करना अपने आप में प्रॉब्लम है। रेजिडुअल हार्डनेस 15 ppm तक रहती है और बॉयलर में हम 15 ppm के पानी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टन वाटर में बहुत सारा सोडियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यदि आप Na2CO3 ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जैसा हमने पढ़ा था पहले कास्टिक लेक्चर 3 में, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है। तो जो Na2CO3 है वो गर्म पानी से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा और उस NaOH के कारण कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है। And once again, as we have said many times, it cannot be used in household because it is not possible to calculate the quantity of lime and soda in the house. So this is all about the lime and soda process, the experimental part of it. अब इसी लेक्चर 4 को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम रिएक्शंस डील करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन द लाइम सोडा प्रोसेस। तो उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो हम पढ़ेंगे। दिस इज़ द बुक विच आई हैव यूज्ड फॉर रेफरेंस। इस बुक के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, सो यू कैन गो थ्रू दिस बुक। So with this we come to the end of this lecture.
Thank you all, and I hope with this how lime soda process is performed must be very clear to you. And in the next lecture, we will deal with the reactions. I will explain all the reactions which are involved in the lime soda process. Thank you, students.